अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर अपनी टीम में तब्दीलियां की हैं और ये शायद छठी मरतबा तब्दीली है। छोटी मोटी तब्दीलियां तो वो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन मेजर जो रद्दबदल किया गया है, जो अपनी टीम में तब्दीलियां की गई हैं, काबीना में तब्दीलियां की गई हैं, ये कोई छठी मरतबा है। और जो सबसे अहम तब्दीली है, इसमें वज़ीर ख़जाना को चौथी मरतबा नया वज़ीर ख़जाना लेकर आए हैं। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात भी चौथी मरतबा तब्दील हुए हैं। जो सबसे अहम इसमें तब्दीली है जिस पर हम डिस्कस करेंगे इब्तदा में, वो वज़ीर ख़जाना की है। और इस पर डिस्कस करने के लिए इससे मईशत पर क्या असरात होंगे, हमारे ओवरऑल जो इस वक्त ग्रोथ है और जो हमारा IMF का प्रोग्राम है उस पर क्या इफेक्ट होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से जर्नलिस्ट हैं, इकानमी को देखते हैं। शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज, ये वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर इकानमी की अपनी टीम तब्दील कर दी, इसके इफेक्ट क्या आएंगे हमारी मईशत पर? इसके अलावा IMF प्रोग्राम है और जो बाकी हमारे इश्यूज चल रहे हैं मईशत के हवाले से, उनको किस तरह देखते हैं और इनका मकसद क्या है बार बार तब्दीलियां करने का, खासकर इकानमी के हवाले से? शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब। देखें, ये जो तब्दीली थी इसकी जो बुनियादी वजह बनी वो तो हफीज शेख साहब की तरफ से जो कुछ शराइत मानी गई थी IMF की, खास तौर पर जो स्टेट बैंक का जो कानून था उसके हवाले से कि जो इन्होंने वहां पे जो बिल के अंदर जो चीजें डाल दी वो वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछे बगैर डाली गई। इसी तरह जो नेपर एक्ट में कुछ इन्होंने अमेंडमेंट्स की और उसके साथ जो स्टेट मैनेजमेंट प्लान था, तो ये वो सारी चीजें थी जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया था। तो उनको जो हटाया गया वो अपरेंटली वजह तो यही बनी है। लेकिन उसके पीछे जो चीजें चल रही थी, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद और हफीज शेख साहब, रजा बाकर जो गवर्नर स्टेट बैंक के हैं, वो ये मुख्तलिफ मौकों पर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ठीक हो गई है, लेकिन हकीकतन पाकिस्तान की जो इकॉनमी के मसाइल थे वो अपनी जगह पे मौजूद थे। तो शौकत तरीन साहब को जब लाया गया बीच में, वो एक आप कह सकते हैं कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट इन्होंने किया, हमाद अजहर का उस बेचारे का कैरियर स्टार्ट करके खराब करने की कोशिश की गई। तो इनको जो लाया गया शौकत तरीन को, ये बुनियादी तौर पर वही बातें कर रहे हैं जो बाकी इंडिपेंडेंट माइंड के इकोनॉमिस्ट कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो IMF की पॉलिसीज हैं, उसके उन पॉलिसीज के तहत जो पाकिस्तान की इकॉनमी वो ग्रो नहीं कर सकती, आप नौकरियां ज्यादा नहीं पैदा कर सकते, अनएम्प्लॉयमेंट जो वो कम नहीं हो सकती, और इसी चक्कर में जो PTI की हुकूमत के 3 साल थे वो जाया हो गए। तो अब ये जो शौकत तरीन साहब जिस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, हम उनकी जो अप्रोच लग रही है वो काफी अग्रेसिव अप्रोच है। और वो लेकिन शहबाज ये बताएं कि ये IMF प्रोग्राम है, तो क्या IMF प्रोग्राम पे रिव्यू करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं, क्या करेंगे? क्योंकि IMF प्रोग्राम के बगैर अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो फिर ना ग्रोथ है, ना फिर आपके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, ना एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं, तो करने क्या जाएंगे? टारगेट क्या है इनका? तो ना साहब, आपने ठीक कहा, जब तक तो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा को बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। तो क्या प्रोग्राम रीनेगोशिएट होगा, इसके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, हमाद अजहर ने भी कहा था, इवन के शौकत तरीन तो पब्लिकली ये बात कह चुके हैं कि ये जो IMF के प्रोग्राम का डिजाइन है ये ठीक नहीं है। तो प्रोग्राम तो ये रीनेगोशिएट इनको करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या IMF भी तैयार है प्रोग्राम रीनेगोशिएट करने के? इसमें जो बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो खत्म हो रहा है सितंबर 2022 में, और बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जिसको IMF इस्लाहात कहता है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। तो जब तक वो इस्लाहात मुकम्मल नहीं होती तो क्या IMF का प्रोग्राम जो है वो बगैर उन जो टारगेट है उसको अचीव किए हुए खत्म हो जाएगा, तो ये IMF की नाकामी होगी। तो लेकिन हुकूमत चाह रही है कि वो जो टारगेट्स हैं, वो जो इस्लाहात हैं, उसमें इसको रिलैक्सेशन मिले। तो अगर रिलैक्सेशन मिलती है तो फिर प्रोग्राम का जो डेडलाइंस है वो अचीव नहीं होती, तो क्या फिर गवर्नमेंट जो है और IMF और प्रोग्राम को सितंबर 2022 से ऑनवर्ड्स फर्दर एक्सटेंड करेंगे? तो ये एक ऑप्शन हो सकती है। तो अगर ये सितंबर 2022 से फर्दर एक्सटेंड हो गया, उसको पब्लिकली ऐसे लिया जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो वादा था कि वो ये आखिरी प्रोग्राम होगा, उसको खत्म करेंगे, इसके बाद दोबारा प्रोग्राम नहीं लेंगे, तो एक्सटेंशन को भी एक नए प्रोग्राम के तौर पर लिया जा सकता है। नहीं तो वादे तो बहुत सारे, वो रोजाना सुबह वादा करते हैं, शाम को तब्दील हो जाता है। और जो हमारे एक दोस्त हैं, बल्कि आपके बाद हमने अपने बाकी मेहमानों का भी तारुफ कराना है, एक लास्ट बात आप बता दें कि गवर्नर स्टेट बैंक का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? शहबाज, देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हफीज शेख साहब को जिस बात के ऊपर फारिग किया गया वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मुजवजा कानून है उसमें जो तरमीम उन्होंने पेश की, लेकिन जो शख्स इसके पीछे थे वो गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर थे। तो उनके हवाले से अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं आई या बाकी किसी तरफ से कोई रिजेंटमेंट शो नहीं की गई। तो अगर तो वही क्राइटेरिया है, वही बेंचमार्क है, फिर तो रजा बाकर साहब के ऊपर भी कोई ना कोई मसला हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि उनकी पॉलिसीज जो उनकी खासतौर पर जो उन्होंने शरह सूद 7% से बढ़ाकर 13.25% की थी,
इसको शौकत तरीन साहब पब्लिकली क्रिटिसाइज कर चुके हैं शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। इशारा सूद बढ़ने से पाकिस्तान की इकॉनमी के बड़े मसले और बजट के बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो क्या शौकत तरीन साहब रजा बाकर के साथ चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन जो एक बात कही जाती है रजा बाकर साहब के बारे में कि वो मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी करते हैं और अपने दोस्तों को भी समटाइम्स वो पीछे छोड़ जाते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगता तो फिर यही कि शायद वो स्टे करें। शहबाज, बहुत शुक्रिया। इसी पर हम अपना गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अपने दीगर मेहमानों का तारुफ कराते हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के। शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इसके अलावा लाहौर से हमारे साथ हैं मोहम्मद बिलाल, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज लाहौर के। बिलाल साहब शुक्रिया। और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर साहब। अली अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शिराजी साहब के पास पहले जाएंगे। शिराजी साहब, वजीर आजम जो ये बार बार तब्दीलियां करते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि टीम में तब्दीलियां होनी चाहिए या कप्तान को ही तब्दील करना चाहिए? उस तरफ भी सोच ले कोई। कप्तान की तब्दीली तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कभी भी ऑप्शन नहीं रही, और यही वजह है कि जो भी साबिक वज़ीर आज़म आते रहे उन्होंने अपनी टीमें ज़रूर तब्दील की हैं, बट अपनी कारकर्दगी के हवाले से जब उनको कहा जाता है तो मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि वो सबसे बेहतरीन है, तभी तो पार्टी के अंदर उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है वो चुना गया है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कप्तान की तब्दीली, क्योंकि कप्तान की तब्दीली होगी तो फिर तहरीक इंसाफ कि जो अभी तक इस बुनियाद पे जुड़ी हुई है कि उसका कप्तान इमरान खान है, अगर कप्तान कोई और आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये पार्टी इंटैक्ट रहेगी, ये पार्टी फिर बिखर जाएगी। तो वो ऑप्शन तो खैर हो नहीं सकती। रह गया काबीना के अंदर तब्दीलियां, तो मेरा ख्याल में अगर खान साहब का ये बयानिया है कि वो देखते हैं अपनी टीम को कि कौन कहाँ पे अच्छा खेल सकता है और फिर उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे कर दी जाती है, लेकिन जो बात पहले दिन से कही जा रही तहरीक इंसाफ के बारे में, हकीकत वही है कि गोया कि इनके पास एक अच्छी टीम का फुकदान है, एक्सपर्टीज की कमी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। और काबीना में रद्दो बदल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इफ्तिखार शिराजी से हमारी बात हो रही थी। शिराजी साहब, वजारत इत्तलात में भी जो तब्दीलियां की गई हैं, आप उसको भी जस्टिफाई करते हैं? हालांकि मीडिया की जो सूरत हाल रही है आपको भी पता है, हमें भी पता है किस किस्म की मुश्किलात हैं, तो वजारत इत्तलात में तब्दीलियों को किस तरह देखते हैं बार बार? मेरा ख्याल में अगर वजारत इत्तलात के लिए फवाद चौधरी साहब बहुत सूटेबल कैंडिडेट थे तो 2018 में उनको फिर बनाने के बाद उस वजारत से क्यों हटाया गया, तो उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठे हैं। फिर खुद उनके दौरे वजारत के अंदर मीडिया गवर्नमेंट रिलेशंस की बात जब करें तो मेरा ख्याल में कोई ज़्यादा अच्छे और कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। तो अगर अपनी हुकूमत के अब आखिरी दिनों में जाहिर सी बात है 3 साल का अरसा तकरीबन मुकम्मल होने को है और फिर चौथा साल और 5वें साल को तो वैसे कहा जाता है कि इलेक्शन ईयर, तो मेरा ख्याल में अगर उसी तरह की ताल्लुकात फिर रखे गए तो यकीनी तौर पे खान साहब के जो पब्लिक एंड पे वैसे भी कोई ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर नहीं कर सके, पब्लिक मिजरीज में मुश्किलात के अंदर बहुत इजाफा हो चुका है, मामलात पहले ही कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। मिड गुजर चुका, हुकूमत के आखिरी 2-2.5 साल हैं, उसमें मीडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और डेवलपमेंट भी दिखानी होगी। अली अकबर के पास हम पेशावर चलते हैं। अली अकबर साहब, आप सियासी नुक्ता नज़र से इसको किस तरह देखते हैं कि क्या वज़ीर आज़म ये जो तब्दीलियां करते हैं उसमें सियासी मजबूरियां भी हैं या कोई और वजूहात हैं? क्योंकि खुद तो वो कहते थे कि हमने बड़ी छोटी कैबिनेट रखनी है और हमारी टीम तैयार है, हमारा विजन तैयार है, हमने 90 दिन में तब्दीली ले आनी है। तो ये 90 दिन तो नजर नहीं आ रहे, टीम भी रोज तब्दील हो रही है, और क्या वजूहात क्या है? आप पॉलिटिकल रीजन क्या नजर आती हैं आपको? सनाउल्लाह साहब शुक्रिया। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कई आवर से आपको जो मुदाहलत की बात है, मैं अगर ये कहूँ कि मतलब सियासी अचार के तौर पर ये तर्ज हुक्मरानी है। और ये आप देखें अभी जो वजीर खजाना की तब्दीली की बात हो रही है तो वजह ये बताई जा रही है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो सख्त है और अवाम बिल्कुल उसको मतलब जो है वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये हकीकत भी है। लेकिन अगर आप ये देखें असद उमर को जब उस वक्त चेंज कर रहे थे तो उनकी वजह ये बताई गई थी कि कुछ शराइत के साथ असद उमर जो थे वो सख्त समझ रहे थे और उनके साथ एग्री नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम लेट होता जा रहा था, तो उनको जो है हटाया गया। अब हफीज शेख आके उसने मतलब जो वो कर दिया। अब ये जवाज बना लेना कि
जो है हफीज शेख को इसलिए हटाया गया क्योंकि शराइत सख्त है। तो एक तो आप ये देखें, दूसरी बात ये कि मतलब कब तक आप टीमें चेंज करते रहेंगे। अगर गेम की तरफ पे आप देखें तो क्रिकेट में भी यही होता है कि आप कहीं वन डाउन खिलाते हैं, कहीं मतलब जो एंड पे लेके जाते हैं। यहाँ पर तो एक एक वजीर को 4-4, 5-5 जगहों पे खिलाया गया, फील्डिंग भी उनसे कराई गई, लेकिन इसका मकसद यही है कि मतलब जो अभी तक वो रिजल्ट हासिल नहीं हो रहे और बुनियादी तौर पर मतलब पॉलिसीज जो है वो मुस्तहकम नहीं है। अगर आप ये देखें सनाउल्लाह साहब के क्रिकेट में भी यही होता है, कप्तान क्रिकेट के माहिर है कि अगर कोई नया बैट्समैन आता है तो आप उनको टाइम देते हो, उनको कहते हो कि टाइम ले ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्कोर कर जाता है। यहाँ पर कोई वजीर आता है, वो 5-6 महीने गुजार लेता है और फिर उनको चलता कर दिया जाता है। तो जब तक वो अपने माइंड को काम के लिए बनाता है उस वक्त उनको चलता कर दिया जाता है। उसका नुकसान क्या होता है कि जो उनके साथ ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी उनको संजीदा नहीं लेते और उनको मेहमान के तौर पर जो है देखते हैं कि कुछ महीने उसको। तो ये जो रद्द-बदल है बार बार, इससे जो है ये कोई हुकूमत को ये अच्छी बात नहीं है। और इनसे अली आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बार बार की तब्दीली से ब्यूरोक्रेसी भी बुरी तरह इम्पैक्ट होती है। और आपने क्रिकेट की भी बात की, हम बिलाल के पास चलते हैं लाहौर। बिलाल, वजीर आजम इमरान खान ने या उनके जिनसे वो कंसल्टेशन करते हैं, उन्होंने वफाकी काबीना को क्रिकेट टीम समझा हुआ है आपके ख्याल में कि फील्डिंग तब्दील करते रहते हैं, कभी ग्राउंड से बाहर निकाल देते हैं, कभी वापस बुला लेते हैं। तो कैबिनेट हमारी क्रिकेट टीम है या कोई और इशू है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट टीम चलाना और मुल्क चलाना इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब अगर कप्तान जो है वो क्रिकेट खेलते हुए बेहतर प्लेसमेंट कर लेता है, उसको पता है कि कौन से खिलाड़ी को किस नंबर पर खिलाना है, तो उसमें और इस तरह मुल्क चलाने में अगर आप कैबिनेट मेंबर्स की रीशफलिंग करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि इसमें अगर कहीं आप गलती करते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तमाम पब्लिक सफर करती है, पूरा मुल्क सफर करता है। इस दफा हमने देखा है कि जो चीज अब तक कंसिस्टेंसी से हुई है वो सिर्फ कैबिनेट रीशफल ही है। जिस तरह अली अकबर ने बात की कि जिस तरह तसलसल जो है वो तसलसल नहीं रहता, ब्यूरोक्रेसी में भी उस तरह उसको फिर सीरियस नहीं लिया जाता। और जिस टाइम एक मिनिस्टर जो है वो अपनी वजारत के उमूर को समझता है, उसको 3-4 माह जरूर लगते हैं समझने में, उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाता है। यही वजह है कि अब तक तकरीबन हुकूमत की आधी मुद्दत गुजर चुकी है और अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना और कहां पर वो परफॉर्म करेगा। मेरा अपनी जाती राय नहीं तो बिलाल कप्तान भी तो तब्दील किए जा सकते हैं। मसला कप्तान में हो अगर फिर क्या करें? ये टीम तो बार बार तब्दील करके देख ली, अब देखें कोई शायद वो कप्तान का इशू हो। देखिए ये तो एक बहुत बड़ा फैसला होगा जिसको फिर काफी चीज स्टेक होल्डर्स को जो है वो खुद बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्या फिर इस तरह की कोई चीज की जाए या फिर जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं इन्हीं में से फिर आपको देखना पड़ता है कि किस तरह चीजें इंप्रूव की जाएंगी। क्योंकि जिस तरह की अभी तक हमने डिस्कशन की है, जितनी जो तवातुर के साथ तब्दीलियां की जा रही हैं, इससे चीजें जो टेक ऑफ भी ऑलमोस्ट जो है वो नहीं कर सके हम कई सेक्टर्स में। आपको याद होगा शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी खुद उन्होंने कि जी अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि मुझे चेंज कर दिया जाए, मेरी वजारत चेंज कर दी जाए। मेरा तो जाती राय है कि अगर एक मिनिस्टर परफॉर्म एक मिनिस्ट्री में नहीं कर रहा तो फिर उसे दूसरी वजारत देने के बजाय उससे बाहर क्यों नहीं किया जाता और उसकी बजाय कोई नया फेस क्यों नहीं लेके आया जाता ताकि कोई बंदा परफॉर्म कर सके। लेकिन किसी भी बंदे को परफॉर्म करने के लिए भी आपको टाइम देना होगा। जिस तरह 6-6 माह में आप जो है तब्दील कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा मामला जो हैं वो मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। अगर आपने अब जो नई चॉइस आपकी शौकत तरीन है, इसमें भी आपको पता है कि शौकत तरीन साहब इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। आपको 6 माह के अंदर अंदर उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनवाना है, चाहे आप उसको MNA के तौर पर लेके आते हैं या फिर सेनेटर के तौर पर लेके आते हैं। तो ऑलरेडी शौकत तरीन साहब के ऊपर भी एक जो तलवार लटक रही होगी अनसर्टेनिटी की, वो ये भी होगी कि किस तरह 6 माह में मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट उनको पार्लियामेंट का मेंबर बनवाती है। दूसरी तरफ उनके पास शौकत तरीन के साथ साथ जहांगीर तरीन की तलवार भी लटक रही है। बिलाल, हम ब्रेक लेते के बाद गुफ्तगू करेंगे जहांगीर तरीन की तलवार की। इसके अलावा KP में भी कैबिनेट में एक्सपेंशन हुई है, वो भी देखेंगे। और पंजाब में जो एक नवाज शरीफ का रायमंड महल है उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, जमीन के हवाले से, उस पर भी कुछ देखेंगे कि क्या मामलात हैं। बिलाल से ही पूछेंगे और पेशावर भी जाएंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
नाज़रीन, अब बिलाल से लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे कि जहां पर जहांगीर तरीन का भी एक इशू है, वो भी इसके साथ साथ वो भी खतरात हैं हुकूमत के लिए, पंजाब के लिए भी और फेडरल के लिए भी। इसके साथ साथ पंजाब में जो तब्दीलियों का भी बातचीत होती रहती है, उस पर बिलाल बताएंगे, क्योंकि वफाक में तो कैबिनेट तब्दील होती रहती है, वज़रा बड़े पावरफुल वज़रा तब्दील होते रहते हैं। पंजाब के हवाले से भी काफ़ी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन तब्दीली उस तरह कोई नज़र नहीं आ रही। आया कि प्राइम मिनिस्टर और जो दीगर हल्के हैं वो बुज़दार की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन है? कि सब लोग ये सवाल उठाए रखते हैं और खुद इमरान खान साहब को भी बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है इस हवाले से कि सीएम पंजाब को जो है उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। और जिस तरह के पीटीआई ने जब गवर्नमेंट बनाई थी तो उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट ही पंजाब में डिलीवर करना था, और पंजाब में ही अब तक उस तरह पीटीआई डिलीवर नहीं कर पाई जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। जहां तक आपने बात की कि पंजाब में काबीना में तब्दीली, तो ये भी तमाम फैसले, यहाँ पर एक जनरल इंप्रेशन भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये तमाम फैसले भी इस्लामाबाद से ही होते हैं, बल्कि बनी गाला से होते हैं। वहीं से डिसाइड किया जाता है कि पंजाब में भी कैबिनेट में किस को लेके आना है और किसको उसको रिप्लेस करना है। तो ये फैसले भी बनी गाला में ही होंगे और उसके बाद ही यहाँ पर भी चेंजेस आएंगी। सुनने में जरूर आ रहा है कि जिस तरह वफाकी काबीना में तब्दीलियां की गई हैं उसके बाद अब पंजाब काबीना में भी तब्दीलियां होंगी। बिलाल मैं पूछना चाह रहा था, जहांगीर तरीन जिस तरह एक्टिव है और आज सुबह भी आपने भी लाहौर से रिपोर्ट की है, वो जो कुछ मीडिया टॉक्स भी रिपोर्ट की गई है, तो वो क्या उसके क्या इम्पैक्ट नजर आएंगे? उसकी वजह से भी कोई तब्दीलियां आ सकती हैं? जहांगीर तरीन जो कुछ अपना पावर शो कर रहे हैं पॉलिटिकल, देखिए बिल्कुल जहांगीर तरीन के पास जो सपोर्ट है वो उनके साथ बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि जब उनकी पहली कोर्ट अपीयरेंस थी तो वो अकेले थे, उसके बाद सेकंड कोर्ट अपीयरेंस में उनके साथ कुछ पीटीआई के अरकान शामिल थे। उसके बाद अब जब वो बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको 3 मई तक की बेल एक्सटेंशन हुई है, तो अब उनके साथ जो पीटीआई के अपने अरकान हैं, खुद सीएम के एडवाइजर्स भी उनमें शामिल हैं, मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, तो जहांगीर तरीन को एक सपोर्ट। बिलाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इफ्तिखार शिराजी साहब से इस्लामाबाद से पूछते हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, जहांगीर तरीन जिस तरह लाहौर में और अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और जो जिस तरह की वो खुलकर अब बातें कर रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? कोई पॉलिटिकल मुश्किलात, सियासी मुश्किलात इमरान खान के लिए या बुज़दार के लिए नजर आ रही हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए सनौला, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख की ये कमज़ोर तरीन हुकूमत है, लेकिन आपको भी इल्म है और दीगर लोग भी जानते हैं कि तब्दीली का इशारा कहाँ से आता है और उसके बाद फिर लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में वो इमरान खान साहब की जिनसे उनके इत्तेहादी नाराज़ हैं, मैंगल साहब 1 साल बाद उनको छोड़ के चले गए, काफ लीग पंजाब उनसे नाराज़ नजर आती है, कराची में MQM पाकिस्तान उनसे नाराज़ नजर आती है। तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ माहौल तो एक तरह से बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दिया जाए, लेकिन इशारे क्या हर कोई मुंतज़िर है। तो जब तक इशारा नहीं होगा, याद होगा आप ही के एक प्रोग्राम के अंदर असद उमर साहब ने ये फरमाया था कि हमारे लोग इस बात को देखकर फैसला करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी है। तो मेरा ख्याल में ये एक वजह है जिसकी बुनियाद पे खान साहब की हुकूमत कायम दायम है, वरना तो मुझे लगता है कि बहुत पहले वो घर चले जाते हैं। शराय साहब, जहांगीर तरीन साहब भी किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं या वो अपनी मुश्किलात की वजह से खड़े हैं? मेरा ख्याल में इब्तिदाई तौर पे तो वो भी ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो एक कंपेन चल पड़ी है उनके ख्याल में कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसके अंदर एक कमी लाई जानी चाहिए, उनके साथ एक फेयर किस्म का उनके साथ सलूक होना चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ इसी तरह आगे बढ़ती रहती हैं तो यकीनी तौर पे फिर वो भी सियासी आदमी है, तो सियासी आदमी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करता है, और यही वजह है कि उनकी जनूबी पंजाब के अंदर एक बहरहाल बहुत बड़ी सपोर्ट है। फिर अब तो हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद और दीगर सेंट्रल पंजाब के अंदर भी बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। अगरचे खुद उनकी अपनी एक बड़ी पुरअसर सियासी शख्सियत है, लेकिन साथ में खुद PTI के अंदर बहुत सारे लोग नाराज हैं खान साहब से। उनको लगता ही है कि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, वो आए पार्टी में, लेकिन अब उनको पूछा नहीं जा रहा। तो खुद जो पार्टी के अंदर नाराजगी है वो भी जहांगीर तरीन साहब की ताकत में तब्दील हो रही है। तो अगर सूरत हाल चलती रही तो हम समझते हैं कि आगे चल के खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। शराई साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अली अकबर के पास चलते हैं। अली अकबर, आप देखते हैं कि KP में बड़ी जो PTI है बड़ी कंफर्टेबल है, उनकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है, उसके बावजूद कैबिनेट में रद्द-बदल भी होता रहता है और हाल ही में बड़ा एक्सपेंशन किया, 4 नए वजीर शामिल किए गए हैं। तो इसकी क्या वजूहात थी? ज़रूरत थी या कोई ये सियासी ज़रूरतें थी या ये ताकतवर ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने
ब्लैकमेलिंग के जरिए या पावर के जरिए ये वजारतें हासिल की हैं? सनावर साहब, जो भूचाल पंजाब में आया हुआ है तो उसके झटके खैबर पख्तूनख्वा में जाहिर होना शुरू हो गए हैं और ये इसमें से जो दो वजीर थे आतिफ खान और शकील खान, इनको तो आपको याद है कि एक मुबैना साजिश का इल्ज़ाम था, उनको निकाला गया था और फिर इनके साथ आतिफ खान के साथ सुलह भी हुई थी कि उनको काबीना में शामिल करेंगे। ताहम ये इतना जल्द मुतवक्की नहीं था और जो है काफ़ी टाइम से इसमें लगना था, लेकिन अचानक ये फैसला हुआ और उनकी वजह ज़ाहिर है कि जो जहांगीर तरीन का एक फैक्टर है तो उसकी वजह उसके साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आतिफ खान ने कई दफ़ा जो है वो कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के साथ वो सेटलमेंट करे। इसी तरह जो वजीर कानून को अभी लिया हुआ है 4 सदस्य से, तो उनका भी ये था कि मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते थे और दूसरा ये कि प्रेशर भी आता है, जैसे डेरा इस्माइल खान गंडापुर फैमिली से एक और वजीर को ले लिया, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें अनकार्ड थी, लेकिन जो मामलात पंजाब में शुरू हो गए और यकीनन जो है ये बड़ा अहम जो है मामलात है जहांगीर तरीन के साथ जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं, तो हुकूमत को भी अंदाजा हो गया था कि वो मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते जिस तरह फॉरवर्ड ब्लॉक्स या अंदर के इख्तिलाफात थे और ये फैसला उनको करना पड़ा। बहुत शुक्रिया अली अकबर। और बड़ी बात आपने की है कि जहांगीर तरीन के जो असरात हैं और जो उनके असर व रसूख है वो केपी असम्बली में है। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। खासकर हम रायवंड की सूरत हाल को देखेंगे कि वहाँ पर जो शरीफ फैमिली के घर हैं उनको गिराने के हवाले से जो बातें आ रही हैं उस पर डिस्कस करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चलते हैं लाहौर मोहम्मद बिलाल के पास। बिलाल, ये क्या हो रहा है रायवंड में? गुज़श्ता 2-3 रोज से बड़ी हलचल है और बड़ी एक सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग भी हो रही है और उसके असरात फिर मैनेजमेंट पे, इंतजामिया को भी बुरा भला कहा जा रहा है। तो ये क्या मामलात हैं और इसको किस तरह देखा जा रहा है? देखिए सनावला साहब, मैं आपको अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाऊं ना, तो उसमें यह है कि जो रायवंड जो जाती उमरा जो रिहाइशगाह है शरीफ फैमिली की, ये बेसिकली कोई 1580 कनाल के करीब ये तमाम रकबा है जो उनके जो रिहाइशगाह का है। उसमें 1100 कनाल जो है 1180 के करीब वो एग्रीकल्चर लैंड है और 400 कनाल के जमीन जो करीब ज़मीन बनती है वो जगह है जो इनके बेसिकली रिहाइशगाह है, जहाँ पे तमाम रेजिडेंशियल एरिया है उस जाती उमरा में। तो हुआ ये मामला है कि जब इस पीटीआई गवर्नमेंट की जो पंजाब गवर्नमेंट है खुसूसन इसने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराई। कहना ही है पंजाब गवर्नमेंट का कि कुछ शिकायत मौसूल हुई थी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया। यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये तमाम प्रोसीडिंग स्टार्ट की कि एक माजी में एक डील हुई, जो ज़मीन खरीदी गई एक वहीदा बेगम खातून थी उनसे, और वो ज़मीन जो इंतकाल हुआ उसके बाद अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उन खातून के नाम पर कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये ज़मीन ही औकाफ डिपार्टमेंट की थी, सरकारी ज़मीन थी, और इसको फोर्ज करके डॉक्यूमेंट्स को और इस तरह तमाम चीज़ें मैनूवर करके ये प्रॉपर्टी जो है वो शरीफ ख़ानदान के हिस्से में चली गई। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये तमाम जब इंक्वायरी की तो इसके बाद ये जो ज़मीन थी जो शरीफ फैमिली ने एक्वायर की इस खातून से, उसका मौक़िफ़ ये अपनाया कि इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, लिहाजा ये ज़मीन का इंतकाल मनसूख कर दिया गया है। उसके बाद शरीफ फैमिली जो है वो इस वक्त सिविल कोर्ट में चली गई और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया है। नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि टारगेट करके शरीफ फैमिली को ये तमाम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है और जो रिकॉर्ड था लैंड रिकॉर्ड उसको तमाम को वहां पर जो है टेम्पर किया गया और उसके अंदर से ये तमाम रिकॉर्ड गायब किया गया है, जबकि तमाम चीजें जेन्युइन थी। बिलाल, आपकी बातों से लग रहा है कि ये भी वही मामला है कि बाकी जिस तरह केसेस जा रहे हैं कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट से फिर वो मामला कोर्ट में है और कहीं पे रिलीफ मिल रहा है। अभी तक किसी ऐसे केस में किसी को कोई सजा या जजा का मामला तो चल ही नहीं रहा है। बेशतर केसेस में जिस तरह आज चीमा का केस हो, हमजा शहबाज का हो, शहबाज शरीफ का हो, बाकी केसेस हो, तमाम केसेस में कोई कन्विक्शन हो नहीं रही है। तो ये सिर्फ जो है सियासत खेली जा रही है आपके ख्याल में
हम इस्लामाबाद से इफ्तिखार शराई साहब से बात करते हैं। शराई साहब, ये आप क्या समझते हैं कि ये तमाम मामला सिर्फ सियासत की खातिर किए जा रहे हैं, ये जितने भी केसेस बनाए जा रहे हैं, या इनमें कुछ है भी, या कुछ हकीकत भी है, या संजीदा भी है? वज़ीर आज़म इमरान खान, पंजाब हुकूमत या शहजाद अकबर के जो करप्ट लोग थे, जिन्होंने कुछ करप्शन की, कुछ अनडूइंग की, कि उनसे कुछ निकाला भी जा सके और कुछ सजा भी मिल सके? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की खिलाफ वर्जियों की बड़ी तवील एक तारीख है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फेयर प्ले अगर कहें कि हर कोई उसमें बिलीव करते तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, करप्शन का एलिमेंट मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब चीज़ों को टेकअप किया जा रहा है तो इसमें हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अंसर ज़्यादा नज़र आता है, और बुनियादी तौर पे जो माजी की करप्शन उसको एड्रेस करने का एलिमेंट बड़ा कम नज़र आता है। आपने देखा है शहजाद अकबर साहब माजी करीब में वो टीटीज़ की एक बहुत बड़ी एक तवील फहरिस्त और दास्तान लेके बैठते थे और पूरी एक डिटेल्स बताते थे कि पैसा कैसे बैरून मुल्क गया, कैसे वापस आया। लेकिन हुआ क्या, 1.5 साल के अरसे के अंदर तमाम लोग जमानतों पे रिहा हो के आज़ाद शहरी के तौर पे घूम रहे हैं। अगर वो इतनी स्ट्रांग एविडेंस थी तो फिर कन्विक्शन क्यों नहीं हो पाई? और मैं समझता हूं कि अगर आप ड्राइविंग के मामले को खान साहब ने टेकअप कर लिया और हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि शायद माजी में बेकायदगियां हुई हैं, तो भाई मेरे फिर बनी गाला के अंदर भी बड़ी बेकायदगियां हुई थी। उस मामले को तो एड्रेस करने के लिए आपने फिर CDA को कहा कि नया कानून बनाया जाए, और उस कानून के तहत आप चीजों को रेगुलराइज कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये असूल और कायदा अपना रहे हैं तो मेरा ख्याल में फिर लाहौर के अंदर भी कोई माजी में शराई साहब हमारे पास, शराई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बनी गाला का मामला हो या पंजाब में 3,500 हाउसिंग सोसाइटीज को NRO दिया हो, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो एक NRO दिया है कि जितनी भी ब्लैक मनी है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ये 3 NRO तो बड़े बड़े इमरान खान साहब दे चुके हैं। अली अकबर साहब, आखिरी वर्ड्स आपके, आप क्या देखते हैं ये जो कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ केसेस बनाए जा रहे हैं सियासतदानों के खिलाफ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो साबिक हुक्मरानों के साथ थे, उनको किस नज़र से देखते हैं? ये सियासी इंतकाम है या कुछ सीरियस है करना चाहते हैं? जी, जिस तरह शराई साहब ने कहा कि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, और जितना भी हमारा अशराफिया है तो सबके कुछ न कुछ उनके पल्ले है। जिस तरह अगर अभी आप रेवन को छेड़ेंगे या बुलडोजर लेके जाएंगे, उनको गिराएंगे, तो बनीगाला तो सबके सामने है कि वहां पर भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई, और जिस तरीके से CDA को यूज किया गया, तो आगे जाके अगर कल इनकी हुकूमत आती है फिर यही होगा। और दूसरा कि इस वक्त जो है मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जिस स्टेज पे इमरान खान और उनकी हुकूमत है कि आपने 2.5 साल से ज्यादा वक्त गुजारा और डिलीवर आप नहीं कर सकते, इसके बावजूद कि अंपायर्स भी आपके हैं, जो बॉलर्स भी अपने मर्जी के हैं, रन आपसे बन नहीं पा रहे, तो इसकी बुनियादी वजह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। और अगर आप इस स्टेज पे मजीद लोगों को छेड़ेंगे और विक्टिमाइज करेंगे तो इससे मसाइल जो है वो बढ़ेंगे, और उससे अवाम को सबसे ज्यादा जो है नुकसान होगा। और दूसरा ये कि अभी जो है अवाम मजीद जो मुश्किल है, सख्तियां वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। इन्फ्लेशन आपसे कहां से कहां तक चला गया है। तो इस वक्त आपने मतलब अगर आगे जाना है और कुछ डिलीवर करके दिखाना है, आगे आपने इलेक्शन में भी जाना होगा, तो उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ आप जो है वो तावन करना होगा, उनको साथ लेके जाना होगा। क्योंकि 2.5 साल तो आपने किसी न किसी तरीके से विक्टिमाइजेशन की। अब इसकी बुनियादी मिसाल आप ये ले लें कि BRT प्रोजेक्ट, आपको पता है अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें मुबैना करप्शन की दास्तान है। इसके साथ साथ मलम जब्बा केस है, लेकिन वो तो उसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, उस पर मतलब जो अदालतों के फैसले आए वो आए कि इसको आप एहतिसाब के लिए आगे नहीं कर सकते। अली अकबर हमारे पास टाइम खत्म हो गया। अली अकबर बहुत बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद बिलाल का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।